गरीब बहू सास का जादुई लहंगा। राधा अपनी सास उषा और पति निर्मल के साथ रहा करती थी। राधा और उसका परिवार बहुत गरीब था। निर्मल अकेले ही रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। ऐसे ही एक दिन निर्मल थका हुआ घर आता है। राधा, जल्दी से एक गिलास पानी दे दो और खाना लगा दो, बाहर बहुत गर्मी है और सुबह से कमाई भी नहीं हुई है, इसलिए सोच रहा हूँ आज आराम न करके काम करूँ। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं जल्दी से आपके लिए खाना लगा देती हूँ। घर में राशन खत्म हो चुका था। जो राशन बचा था राधा ने उससे अपने पति के लिए खाना बना दिया था। अब राधा वो खाना निर्मल को दे देती है। निर्मल इस बात से अनजान था। निर्मल खाना खाकर घर से जाने लगता है कि तभी निर्मल की नजर खाली बर्तनों पर पड़ती है और निर्मल अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, राधा, तुम दोनों ने खाना खाया या सारा खाना मुझे ही दे दिया? बेटा, तू इस गर्मी में तपती धूप में रिक्शा खींचता है। तेरा पेट भरा होना बहुत जरूरी है। तेरा पेट भरा रहेगा तभी तो तू हम सबका पेट पाल पाएगा। माँ, मैं क्या करूँ? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर आप सबको वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा। पता नहीं मैं कैसा निकम्मा और लाचार बेटा और पति हूँ। आप हमेशा खुद को बुरा भला क्यों कहते हो? अच्छा, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी काम कर लूँ, इस तरह से हमारा मुश्किल जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। राधा, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम बाहर काम करो, पर हमारी गरीबी और लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए तुम भी काम कर दो। क्या पता तुम्हारे काम करने से हमारी गरीबी थोड़ी कम हो पाए। निर्मल राधा को काम करने की इजाजत दे देता है। अब राधा भी जगह जगह काम देखती है और आखिरकार उसे कपड़े की दुकान में नौकरी मिल जाती है। माँ जी, अब हमें खाने के लिए तरसना नहीं होगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। मुझे भी नौकरी मिल गई। अब मैं निर्मल जी के साथ मिलकर अपनी घर की आर्थिक तंगी को खत्म कर दूंगी। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है भगवान को हम पर थोड़ा तरस आया। अब जल्दी से शाम को निर्मल घर आए, वे भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होगा। अब राधा और उषा निर्मल के घर आने का इंतजार करती हैं, पर रात को निर्मल बुरी हालत में घर आता है। निर्मल की ऐसी हालत देखकर राधा और उषा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोती हुई राधा अपने पति से कहती है, ये आपको क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? ये कब और कैसे हुआ? राधा, मैं रिक्शा चला रहा था, मुझे चक्कर आ गया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया, पर भगवान का शुक्र था कि मैं बच गया। मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ है, पर अफसोस मेरे हाथ पैर टूट गए, मैं अपाहिज हो गया। अब मैं कभी रिक्शा नहीं चला पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हमारा घर कैसे चलेगा। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। बहू को नौकरी मिली तो उसने मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। मेरा घर शायद इसी तरह से रहेगा। हम शायद एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। माँ जी, भगवान से नाराज क्यों होती हो? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज दोपहर में निर्मल जी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, शायद इसलिए मुझे नौकरी मिली, पर मैं अकेली अपने इस घर को संभाल लूंगी। अभी आपकी बहू जिंदा है। निर्मल की ऐसी हालत होने के बाद राधा के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। बेचारी राधा घर का सारा काम करके सुबह दुकान पर जाती और रात को दुकान बंद करके घर आकर निर्मल को संभालती और अपनी बहू को इतना मेहनत और काम करता देख उषा को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बहू से कहती, बहू तू अकेली कितना कुछ कर रही है और मुझे देख, मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ। मैं भी कहीं बाहर काम करना चाहती हूँ, पर ये पूरा शरीर जवाब दे चुका है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं फिर सिलाई करना चालू कर दूं। नहीं माँ जी, आप मशीन नहीं चलाएंगी, आपके घुटनों में दर्द रहता है। अगर आपने दिन रात मशीन चलाई तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ, दिन रात मशीन नहीं चलाऊंगी, पर मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना जरूर करूंगी। उषा अपनी बहू की मदद करना चाहती थी तो वहीं राधा दिल लगाकर अपना काम करती है। पर राधा जिस दुकान में काम करती थी उस दुकान में पुष्पा नाम की एक लड़की भी काम करती थी, जो राधा के काम से नफरत करती थी, क्योंकि राधा उससे काफी ज्यादा अच्छा काम करती थी और दुकान का मालिक भी सिर्फ राधा की ही तारीफ करता था। इसलिए एक दिन जब राधा दुकान लेट पहुंचती है तो पुष्पा दुकान के मालिक के कान भर देती है। सर, आपने राधा को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। माना कि वे अच्छा काम करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वे अपनी मनमानी करे। जब आप दुकान में नहीं रहते तब राधा अपनी मर्जी से दुकान में आती है और अपनी मर्जी से जाती है। आज भी देख लीजिए, 11 बज चुके हैं, अब तक राधा नहीं आई। पुष्पा दुकान के मालिक का कान भर देती है, जिस वजह से जब राधा दुकान पर आती है तो दुकान का मालिक राधा को खूब फटकार लगाता है। राधा मालिक की फटकार सुनकर निराश हो जाती है और रात को घर जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जिसके हाथों में एक छोटी सी पोटली थी।
वो औरत बिना इधर उधर देखे रोड पार कर रही होती है। सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है। ये देखकर राधा को अपने पति का एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो जल्दी से जाकर उस बूढ़ी औरत की जान बचा लेती है। अम्मा, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? आप जानती है आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए कितना घातक हो सकता था। मेरे पति भी इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती जो हाल मेरे पति का है वे किसी और का हो। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा भला चाहा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस पोटली के। इस पोटली में लहंगे का कपड़ा रखा है। ये कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं है। इस कपड़े का तुम लहंगा बनाना, फिर देखना कैसे ये साधारण लहंगा जादुई लहंगा बनता है। फिर उससे तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। ये जादुई लहंगा तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा। बूढ़ी औरत राधा का एहसान चुकाने के लिए अपना जादुई लहंगे का कपड़ा राधा को देकर चली जाती है। राधा को पहले तो उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास नहीं होता, पर वो उस लहंगे के कपड़े का अपनी सास को लहंगा बनाने को कहती है। पर लहंगा बनने के साथ ही वो लहंगा अपने आप में इतना सुंदर हो जाता है कि उषा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उषा अपनी बहू से कहती है, बहू तू यकीन नहीं करेगी, मैंने जैसे ये सिला था ये लहंगा वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझसे ये लहंगा खराब हो गया था, पर ये लहंगा बनने के बाद अपने आप ही कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। मुझे ये कोई जादुई लहंगा लगता है। इसका मतलब है बूढ़ी औरत बिल्कुल सच कह रही थी। ये सच में एक जादुई लहंगा है, क्योंकि लहंगा बनकर तैयार हो चुका है, इसलिए ये अपना जादू दिखा रहा है। माँ जी, मैंने आपको बताया था ना उस बूढ़ी औरत के बारे में। अगर ये सब सच है, ये जादुई लहंगा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को पहले की तरह ठीक कर दे ताकि वे फिर से रिक्शा चला सके। उषा के इतना कहते ही जादुई लहंगे से एक चक्र निकलता है जो निर्मल के सर से टकराता है और निर्मल पहले की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। लहंगे का जादू देखकर उषा और राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और राधा जादुई लहंगे से कहती है, मैं जानती हूँ तुम जादुई लहंगे हो, पर मैं कभी भी तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसलिए हे जादुई लहंगे, तुम मुझे बहुत सारे लहंगे के कपड़े दो ताकि उन्हें मेरी सास सिल सके और मैं अपनी खुद के लहंगे की दुकान खोल सकूं। राधा के इतना बोलते ही जादुई लहंगा उसे बहुत सारे लहंगों का कपड़ा दे देती है और साथ में उषा के घुटनों का दर्द भी ठीक कर देती है, जिससे उषा जादुई लहंगे की मदद से दिन रात बैठकर लहंगे बनाती और राधा उस जादुई लहंगे की मदद से उन लहंगों को बेच दिया करती। अब समय के साथ राधा अपना खुद एक लहंगे का शोरूम खोल लेती है और उनकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वे साड़ी में लिपटी बुरी हालत में एक जवान औरत अपने हाथों में ढोल लिए गली गली ढोल बजा रही होती है और लोग उसे कुछ पैसे देकर जा रहे होते हैं। वाह, क्या ढोल बजाया है! इसे कहते हैं असली कला। पर अफसोस, जिस कला को स्टेज पर होना चाहिए वो रोड पर है। बेटा, तुम बहुत अच्छा ढोल बजाती हो, फिर इस तरह रोड पर क्यों? शुक्रिया अंकल जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, सूरज डूब चुका है। वाणी कुछ पैसे लेकर अपने ढोल के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है और एक टूटे फूटे घर में जाती है। वाणी एक बहुत गरीब औरत थी जो अपने घर में अपनी सास विमला के साथ रहा करती थी। विमला काफी बूढ़ी हो चुकी थी और काफी बीमार भी थी। अब जैसे ही वाणी घर पहुंचती है, वे देखती है कि उसकी सास जोर जोर से खांस रही है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई। आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वाणी अब जल्दी से अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और अपनी सास को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद अपनी सास के पास बैठकर अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। अरे वीरेंद्र, आप फिर से आज मेरे लिए गजरा लेकर आ गए। माँ जी देखो ना, ये रोज मेरे लिए गजरा लेकर आते हैं। तो क्या हुआ बहू, अगर मेरा बेटा तेरे लिए रोज गजरे लेकर आता है, तुझ पर गजरा बहुत अच्छा लगता है। और एक ही तो मेरी बहू है, अगर वह भी 16 श्रृंगार करके नहीं रहेगी तो क्या इस बुढ़ापे में 16 श्रृंगार करेगी? सुन लिया माँ ने क्या कहा? और ये जो ढोल देख रही हो ना तुम, ये शादी पार्टी में उनकी खुशियों के लिए नहीं, अपनी बीवी की खुशी के लिए बजाता हूँ, क्योंकि मैं जितना अच्छा ढोल बजा लूंगा मुझे उतने पैसे मिलेंगे। और मेरा तो सपना है एक दिन स्टेज पर ढोल बजाने का, ताकि मैं फिल्मों में भी काम कर सकूं। आपकी मजाक करने की आदत तो आपकी कभी नहीं जाने वाली। इंसान के अंदर जिस चीज का हुनर होता है वो उसी चीज में जाता है।
आप इतना अच्छा ढोल बजाते हैं, आप म्यूजिशियन क्यों नहीं बनते? क्यों फिल्मों में काम करना है? अरे मेरी भोली बीवी, मैं एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, तभी तो फिल्मों के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसमें ढोल बजा पाऊंगा। कितनी भोली हो तुम। अब मैं क्यों फिल्मों में जाना चाहता हूँ। वाणी बहुत भोली थी। वे कभी भी किसी की भी बात जल्दी नहीं समझ पाती, जिस वजह से वीरेंद्र और उसकी सास उसका खूब मजाक बनाया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन वीरेंद्र थका हारा घर आता है और काफी परेशान भी। वीरेंद्र को इतना परेशान देखकर वाणी वीरेंद्र से कहती है, वीरेंद्र जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? वाणी, मैं जिस जगह काम करता था उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। पर क्यों? आप तो कितना अच्छा ढोल बजाते हैं, फिर वे ढोल वाले आपको क्यों निकाल रहे हैं? कुछ तो बात हुई होगी ना? मैं कुछ नहीं जानता वाणी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। कहीं और काम भी नहीं मिल रहा। आज पूरा दिन मैं काम ढूंढने में लगा था। हर जगह वैकेंसी फुल है और जिस तरीके से ढोलकी की कमी हो रही है, लग रहा है कि हम ढोल वालों का तो करियर बर्बाद ही हो जाएगा। वीरेंद्र अकेला था, अपने घर में कमाने वाला। अगर वीरेंद्र काम नहीं करता तो उनकी रोजी रोटी चल पानी भी मुश्किल थी। इसलिए खबर सुनकर वाणी भी काफी परेशान हो जाती है। पर वाणी और वीरेंद्र इस बारे में विमला को कुछ पता नहीं चलने देते और सारी परेशानी खुद ही झेलते हैं। समय यूं ही बीतता है, पर वीरेंद्र को कहीं काम नहीं मिलता। और एक दिन वाणी अपने पति वीरेंद्र से कहती है, सुनिए जी। वीरेंद्र वाणी को ढोल बजाना सिखाता है। बहुत जल्द वाणी वीरेंद्र की तरह ढोल बजाना सीख जाती है और एक दिन दोनों पति पत्नी ढोल बजाने के लिए गली गली जाते हैं और एक मंदिर के बाहर ढोल बजाते हैं। उन दोनों का ढोल वहाँ खड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और सभी तालियां बजाते हैं, साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। शाम को जब वीरेंद्र वाणी के साथ घर आता है तो वाणी अपने पति से कहती है, देखा, इस ढोल की वजह से पहले ही दिन हमारी कितनी कमाई हुई है। मैंने आपसे कहा था ना, नौकरी के भरोसे मत रहो। देखो, अगर इसी तरह से हम काम करते रहे तो एक दिन हम अपना खुद का ढोल बिजनेस खोल लेंगे, फिर हम भी लोगों को अपने पास काम पर रख लेंगे। हाँ वाणी, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, पर मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें मेरे साथ धूप में इस ढोल को लेकर घूमना पड़ता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अब वाणी और वीरेंद्र की जिंदगी में सब सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्द नजर लगती है। एक दिन वाणी वीरेंद्र के साथ ढोल बजाने के लिए बाहर जाती है और तभी एक दुर्घटना में वीरेंद्र की मौत हो जाती है। वीरेंद्र की मौत होने के बाद विमला को सारा सच पता चलता है कि किस सिचुएशन से उसके बहू बेटे गुजर रहे थे, जिसके बाद विमला भी सदमे में चली जाती है। माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया और आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और अपने पति के सपने को भी पूरा करूंगी। इतना बोलकर वाणी भी सो जाती है और अगले दिन फिर से अपना ढोल लेकर ढोल बजाने के लिए निकल जाती है और एक जगह अकेली बैठकर ढोल बजा रही होती है। तभी सर पर पगड़ी और तन पर नए कपड़े पहना एक लड़का उसके पास आता है और हाँफते हुए उससे कहता है, मैडम, आप बहुत अच्छा ढोल बजाती हैं, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दिए थे फूल रखने के लिए, पर मैं ढोल वालों को बुलाने भूल गया। अब पूरा घर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। आज मेरे भाई की शादी है, आपको सिर्फ 2 घंटे ढोल बजाना है। मैं आपको इसकी मुंह मांगी रकम दूंगा, प्लीज 2 घंटे ढोल बजा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे हर तरह का ढोल बजाना आता है। भला इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाणी कैसे छोड़ सकती है? जब से वीरेंद्र की मृत्यु हुई थी, तब से वाणी के लिए घर चला पाना मुश्किल हो रहा था और ये पहली बार था जब वे खुद काम वाणी के पास चल कर आया था। इसलिए वाणी उस लड़के के साथ उसके घर आती है, जहाँ वह काफी देर तक ढोल बजाती है। उसके ढोल पर सबके कदम अपने आप थिरकने लगते हैं और सब काफी देर तक डांस करते हैं। उसी शादी में एक बहुत बड़ा आदमी होता है जो वाणी से कहता है, बहन, तुम्हारी कितनी कम उम्र है। तुम्हारी सफेद साड़ी और ऐसी हालत देखकर साफ पता चलता है कि तुम गरीबी और लाचार हो, पर फिर भी भगवान ने तुम्हें एक इतना अच्छा टैलेंट दिया है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? साहब, गरीब लोगों के टैलेंट की कोई कदर नहीं होती और अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए और मेरे पास मेरे इस ढोल के अलावा कुछ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा।
इतना बोलकर वह आदमी वाणी को एक बड़े से म्यूजिशियन में ले जाता है और उसे वहाँ काम दिलवा देता है, जहाँ वाणी वहाँ आए सभी बच्चों को ढोल बजाना सिखाती है और इस तरह से वाणी एक टीचर बन जाती है जो लोगों को ढोल बजाने की क्लास दिया करती है। इस तरह से वाणी अपनी गरीबी दूर करती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम उठाती है।